हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं यूपी हाई कोर्ट के बारे में, जहां पर हाई कोर्ट ने दहेज के केस में नई गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही पति पत्नी के बीच में वैवाहिक विवाद शुरू होती है तो सबसे पहले कदम शुरू होती है लड़की के तरफ से 498A में एफआईआर दर्ज कराना। 498A अपराध दर्ज कराना यानी क्रिमिनल लॉ के मोशन को सेट करना होता है। और आजकल एफआईआर के मामले जनरली हो गए हैं कि पति ने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, सास ससुर ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, ननद देवर ने ये किया वो किया, इस प्रकार के शिकायत आते हैं। तो ये एक फिक्स परिपाटी आज के जमाने में चलती आ रही है और इन बातों को देश के न्यायालय भी समझने लगी है और मानने लगी है कि बहुत सारे 498 के केस फॉल्स आ रहे हैं। हालांकि कुछ केस सही भी होते हैं जहां पर महिला को दहेज के लिए सही में प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा आंकड़े कहते हैं जहां पर बहुत सारे केस फॉल्स होते हैं। अब जब न्यायालय को पता लगने लगा तब धीरे धीरे कई सारे जजमेंट आए जो कि फेवर करने लगे उसके हस्बैंड और उनके फैमिली को। सबसे बड़ा लैंडमार्क का जजमेंट था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। अरनेश कुमार के उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है, अगर 498 में मैरिज करना ही है तो आपको सीआरपीसी 41 के अंतर्गत नोटिस की कंप्लेन करनी होगी। यदि अपराध सिंपल है या अपराध गंभीर प्रकृति के हैं जिसमें लड़की की बात ही अलग है, अब आप हस्बैंड और उनके फैमिली को जनरली तौर पर अरेस्ट नहीं करेंगे। तो इस केस के आने के बाद ही बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं, लेकिन यूपी हाई कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया है जिसमें एक स्टेप आगे चला जाता है, जिसमें 498A को लेकर पूरे स्टेट में एक नई गाइडलाइन चालू कर दी है। जब एक हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया तो हमें उम्मीद है कि दूसरा राज्य के हाई कोर्ट भी इसमें अपनी जल्दी निर्णय लेगी, क्योंकि इसकी भावना कहीं न कहीं सेम रहती है। तो हम सोच रहे हैं कि उस गाइडलाइन को डिटेल में चर्चा करें। लैंडमार्क जजमेंट के साथ हम चर्चा करेंगे कि उस यूपी हाई कोर्ट के 498A के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जिसमें बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है, जिसका नाम है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हाई कोर्ट। इस केस में जब 498 की मामला दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन आगे होता है तो चार्जशीट फाइल होती है पूरे परिवार के खिलाफ। नीचे कॉग्निजेंस होती है, ट्रायल प्रक्रिया चालू होती है। तो ट्रायल कोर्ट जो होती है वे चार्जेस फ्रेम करती है, उसके हस्बैंड फादर मदर के खिलाफ, उनके ससुराल वालों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करती है। वो चार्जेस को यूपी हाई कोर्ट में चैलेंज करती है, अर्थात यूपी हाई कोर्ट में अपने रिवीजन पिटीशन को फाइल करते हैं। रिवीजन पिटीशन के बहाने जब ये मामला कोर्ट में आता है तो इस मामले को जज पढ़कर हैरान हो जाते हैं। इस प्रकार के एलिगेशन लगाए हैं कि वे सोच से भी परे हैं। किसी तरीका से उनके ससुर और उनके घर के पुरुष सदस्य के खिलाफ सेक्सुअल एलिगेशन लगाया जाता है। तब जज उस ऑर्डर में लिखता है कि आजकल ये बहुत आम हो गया है। अब 498A में इस तरह के एलिगेशन पाए जाते हैं क्योंकि लड़की के तरफ से ना जाने अब कैसे कैसे एलिगेशन आते हैं। समाज में सोचने लायक है। इस प्रकार उनके सास और उनके ससुर को चार्जेस से डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी कि उनके खिलाफ पिटीशन को अलाउ कर देते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड के खिलाफ पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं, ये कहते हुए कि आपके खिलाफ 498A का एलिगेशन है, इसलिए हम चार्ज के स्टेज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उनके सास और ससुर को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है क्योंकि कोर्ट इस बात को मानने लगी है कि कहीं न कहीं फॉल्स केसेस आने लगी है। अगर आप देखेंगे कि लड़की के साइड से जब एफआईआर दर्ज होती है जिसमें 354 IPC लगाया जाता है, 354 IPC का मतलब जो किसी भी महिला की लज्जा भंग करती है। ससुर पे ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है, जेठ पे ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है, देवर पे ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है, या फिर कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलता है कि लड़की अपने ससुर, देवर और जेठ पे रेप का एलिगेशन लगाती है। अब 100 में से कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं जिसमें ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर ऐसा केस में नहीं पाया जाता है क्योंकि आज भी हमारा समाज ऐसा नहीं है। इसलिए अब हाई कोर्ट और बाकी देश की हाई कोर्ट इस बात को मानने लगी है। अब हाई कोर्ट और यूपी स्टेट इस बात को डिसाइड कर रही है कि ये सही समय है कि हमें 498A पर नई गाइडलाइन जारी किया जाए।
उन्होंने इस केस को डिसाइड करने के साथ साथ 4 नई गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन को हम जानेंगे जिसमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ताकि हमें अपने केस में लड़ने के लिए आधार मिल सके। सबसे पहला गाइडलाइन जारी किया और कहा, जैसे ही FIR दर्ज होती है और कंप्लेंट थाने तक आती है तो उसके 2 महीने तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी और 2 महीने तक कूलिंग पीरियड रखा जाएगा। और जैसे ही थाने में कंप्लेंट आएगी और FIR दर्ज होगी तो उसे फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेज दिया जाएगा और फैमिली वेलफेयर कमेटी उस 2 महीने के अंदर उस केस का अवलोकन करेगी और देखेगी कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे बड़ा जजमेंट ये है कि इसमें 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। तो यह सबसे महत्वपूर्ण न्याय है। या कोई महिला को मारपीट की गई है या उनके प्रति मेडिकल लीगल रिपोर्ट बन रही है तो बात अलग है, लेकिन जनरली इस तरह के केस में ये एलिगेशन आते हैं कि मुझे 498A के लिए परेशान किया है, यानी दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उस केस में यदि गिरफ्तारियां रुक गई है क्योंकि उस केस में 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया है कि आप शांति से बैठकर गाइडलाइन करें। दूसरी गाइडलाइन में जब उन्होंने फैमिली वेलफेयर कमेटी की बात की तो उस कमेटी में कहा कि इस कमेटी में जो भी मेंबर होंगे तो उनके साथ साथ हर पक्ष के उनके फैमिली के 4 मेंबर होंगे। आप इस जजमेंट से गाइडलाइन को जान पाएंगे कि कैसे कोर्ट में समाज के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर उस समाज के उस परिवार के बड़े सदस्यों को बुलाया गया है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में शादी को एक इम्पोर्टेंट रिलेशन माना जाता है और आज भी डिवोर्स के नाम को बहुत कम लिया जाता है कि उस समाज के 4 बड़े मेंबर 4 बड़े सदस्य उस कमेटी में बैठेंगे। हो सकता है उस परिवार में केस वापस ले लें या जोश में जो डिसीजन लिए थे उसे वापस ले लें और शायद अपना कंप्लेंट वापस ले लें और पति पत्नी का परिवार बस जाए। तीसरी गाइडलाइन में फैमिली वेलफेयर कमेटी ने कहा कि उस 2 महीने के अंदर उस केस की अच्छी तरीके से जांच करेगी, जिन जिन के बयान लेना है, जिन जिन के बारे में जानना है, जांच करेगी और फाइनली रिपोर्ट वापस उस पुलिस थाने में देगी और पुलिस थाने में उन सारी बातों को लिखा जाएगा। अब इस प्रोसेस को 2 महीना तक देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत जगह मध्यस्थता हो भी जाए, क्योंकि ऐसे केसेस भी आते हैं उसमें शुरुआत के समय बहुत ज्यादा तनाव और गर्माहट होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए इतना गुस्सा करते हैं और कहते हैं सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे, हमारे लिए ऐसा किया है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कहा जाता है और ऐसे मामलों में पैसों का लेन देन भी चलता है। लेकिन मामला जैसे जैसे कोर्ट में आगे बढ़ते जाता है तो इन लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है या मामला वापस ले लेते हैं या मध्यस्थता की रास्ता को चुनना पसंद करते हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने इस बात को पहचाना और 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया है। चौथा गाइडलाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां पर बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे। इन मामलों में हाई कोर्ट ने कहा कि इन मामलों की जांच आयोग या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों द्वारा किया जाएगा, जिसे कम से कम 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई हो। अगर आपको इस मामले में ट्रेनिंग नहीं दी गई है, पर्टिकुलर लॉ की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो आप इन मामलों की जांच नहीं कर सकते हैं। इस गाइडलाइन का मतलब ये है, जब अर्नेश कुमार का मामला इतना क्लियर है कि ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी, फिर भी कुछ पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं जिन्हें लॉ का ध्यान नहीं होता, फिर उनके ऊपर आरोप लगाते हैं और मामला कोर्ट तक चले जाते हैं। लेकिन एक बार गिरफ्तार हो जाती है, इसलिए हाई कोर्ट ने मामला को अच्छी तरीका से जांच पड़ताल करके कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 1 वीक की ट्रेनिंग होगी जो 498A केस को डील कर रही है। इन 4 बातों से हाई कोर्ट ने जजमेंट को सेट किया है और लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। अब इन 4 बातों को जानने के बाद इन बातों की बहुत वैरायटी है। अब इन दहेज के केस में यानी कि 498A में जनरली रूप से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जिसमें गंभीर मामला हो, जब कोई अपराध सीरियस है, जैसे अर्नेश कुमार के मामले से वाकिफ हो गए हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सबसे पहले 41 CRPC का नोटिस भेजे। तो CRPC का नोटिस कहते हैं कि जब आप किसी को अरेस्ट करने का सोचते हैं तो पहले आप ये नोटिस देंगे और आप कहेंगे कि आप आए और अपना पक्ष रखें। उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और 41 नोटिस का अवहेलना करते हैं, नोटिस की अवहेलना में आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, तो ही गिरफ्तारी किया जाएगा, अदरवाइज गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप CRPC 482 हाई कोर्ट में केस लगाते हैं तो जनरली हाई कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर
नो कोर्स सिलेक्शन ऑर्डर पास कर रही हैं। और अरनेश कुमार के जजमेंट के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट भी आया है और अरनेश कुमार के जजमेंट में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इस बात को नहीं मानते हैं तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा और वो जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो भी इस बात को फॉलो नहीं करते हैं, रिमांड दे देते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हाल ही में ऐसे कई जजमेंट आ रहे हैं जिसमें जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ भी रिमार्क पास किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिए जा रहे हैं जो अरनेश कुमार के केस को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कि जुडिशियल ऑफिसर मजिस्ट्रेट को चेक करना है कि 41 CRPC का चेक लिस्ट बनती है और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूरी की है। इस प्रकार दहेज केस पर आधारित हाई कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।